करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक। वेलकम, स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस गुमनाम शो में। शो का नाम गुमनाम नहीं है, पर हम अब तक शो का नाम फाइनल नहीं कर पाए हैं, इसलिए गुमनाम से ही काम चला रहे हैं। शो के लिए हमने पॉलिटिकल कॉमेडी नाम सोच रखा था, पर नाम रखते ही कांग्रेस की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया कि ये नाम तो राहुल गांधी जी के लिए रिजर्व्ड है। इंडियन पॉलिटिक्स में जो सबसे बेस्ट कॉमेडी अगर कोई कर सकता है तो वो राहुल गांधी जी हैं। खैर, मेरे और कांग्रेस के ख्याल एक चीज में तो सेम है। वो बात अलग है कि इस कॉपीराइट स्ट्राइक आने से शो का नाम कुछ और सोचने की मेहनत करनी पड़ेगी, पर ठीक है जी, शो का नाम इज ए स्टेट ऑफ माइंड आफ्टर ऑल, है ना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, बंगाल इलेक्शंस की। बंगाल में वोटिंग का फर्स्ट फेज हो चुका है, जिसमें 90% वोटिंग टर्नआउट सामने आया है। मतलब इतने हाई वोटिंग काउंट के बाद टीएमसी के गुंडों के गले में बड़े वाली मछली का कांटा अटक गया, उनका गला सूखने लगा है, ऐसा बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब इतनी ज़्यादा वोटिंग होती है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा वोटर टर्नआउट होता है, इतने सारे लोग वोट डालने निकलते हैं, तो मतलब वो एक पैटर्न चला आता है कि जी ये सत्ता परिवर्तन का संकेत है। और अमित शाह जी कह ही चुके हैं कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। ऊपर से मोदी जी की जाल मुड़ी। फिर जब मैंने ऑटो चलाया तो उसके बाद चलाते चलाते मैं झालमुड़ी झालमुड़ी झालमुड़ी। उस वीडियो से इनको अलग मिर्ची लगी हुई है टीएमसी वालों को, है ना। मतलब कुल मिला के इतना हाई वोटिंग शेयर देख के टीएमसी वालों को सांस नहीं आ रही है। इलेक्शन कमीशन वालों ने एसआईआर में कुछ बांग्लादेशियों और मुर्दों के वोट क्या काटे, ऐसा लग रहा है कि बेचारी टीएमसी अनाथ हो गई है, इनका कोर वोट बैंक ही चला गया है ना। पर अगर भाजपा जीत जाती है तो टीएमसी वालों को इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। टीएमसी वाले चुपचाप 2 जोड़ी फॉर्मल कपड़े सिलवाएं, ऊपर एक जालीदार टोपी लें और टीसीएस ज्वाइन करने चले जाएं, है ना। मतलब उधर भी तो उनको वो सब करने को मिलेगा ही जो टीएमसी राज में बंगाल में कर रहे थे। अच्छा, ये हो सकता है, मतलब इसकी संभावना है कि टीसीएस के बाहर ताला जड़ा मिला हो, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि मतलब हमारा देश कितना फासिस्ट फोर्सेस चला रही है, मतलब कितना फासिस्ट हम हिंदू हो गए हैं कि मतलब यार सोचो, कोई बेचारा माइनॉरिटी, दबा कुचला असहाय मुसलमान किसी हिंदू लड़की को सेक्स स्लेव बना के भी नहीं रख सकता है। मतलब और यार बना दिया तो आप लोगों ने टीसीएस को इतना बदनाम कर दिया इतनी सी बात के लिए। यार कुछ तो शर्म करो आप लोग, भाई उस कंपनी का नमक खाते हो, देश का नमक, टाटा नमक। वो बात अलग है कि जो इस रंग का नमक होता है उसी रंग का एक और पदार्थ था, उसी पदार्थ को बनाने से इन टाटा वालों ने अपनी मतलब ये जो बिजनेस वाली जो इनकी जिंदगी है वो शुरू करी थी। खैर उस पर हम लोग कभी और आए। पर जो मैं आपको बता रहा था भाई, टीएमसी वाले टीसीएस ऑफिस चले जाएं, पर वहां उनको ताला मिल सकता है शायद, क्योंकि भाई अभी सुनने में आ रहा था कि टीसीएस वालों ने जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है अपने एम्प्लॉइज से कह दिया है कि भाई वर्क फ्रॉम होम या लोकल मदरसा रहेगा कुछ दिन तक, वहीं से करो, है ना। तो ऐसा हो सकता है, तो भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। टीएमसी वाले सीधा लेंसकार्ट के शोरूम में जाके जॉब मांग ले। भैया करना क्या है, डॉक्यूमेंट्स के नाम पे अपने खतने का सर्टिफिकेट ले जाना, और अगर महिला हो तो भाई पेंगुइन की तरह चल के दिखा देना बस। उसके बाद तो खुद धिम्मी शिरोमणि एंटरप्रेन्योर, सॉरी माय गॉड क्या नाम गलती हो गई, एंटरप्रेन्योर जनाब मोहम्मद पीयूष बंसल जी खुद आपको ऑफर लेटर देंगे। मुझे पता है आप लोग पीयूष के आगे लगे मोहम्मद पर टक गए हो। क्यों भाई, क्या समस्या है? केवल मोहम्मद दीपक ही लगा सकता है क्या? भाई हमारे डैशप्रेन्योर पीयूष बंसल जी भी तो डिजर्व करते हैं असली में ये वाला टाइटल है। अच्छा, अगर मान लो बंगाल में बीजेपी आती है तो इसका क्रेडिट मोदी, अमित शाह और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा सबसे ज्यादा अगर किसी को मिलना चाहिए, इनफैक्ट इन तीनों से भी ज्यादा क्रेडिट कोई डिजर्व करता है तो वो है बीजेपी के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी। सोचिए, मोदी जी बंगाल में कैंपेन कर रहे हैं, 10 रुपए खर्च करके झालमुड़ी खा रहे हैं, अमित शाह फुल गमछाबाजी कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, पर राहुल गांधी ये बंदा जब बंगाल में चुनाव चल रहा है तो ये अपनी गाड़ी में एसी चला के मस्त बैठ के ब्लॉग बना रहा है बंगाल इलेक्शन पे। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद तो बांग्लादेशी भी सोच में पड़ गए कि यार ये आखिर है किसकी तरफ। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है। कहीं यही तो असली धुरंधर नहीं है मोदी अमित शाह का, जो हमें निपटाने के लिए इन लोगों ने कांग्रेस में छोड़ रखा है। अच्छा, धुरंधर से ही हमारी दूसरी खबर जुड़ी है, राघव चड्ढा, जिनको जब केजरीवाल ने राज्यसभा में बोलने से निपटाया था तब राघव चड्ढा ने धुरंधर का एक डायलॉग मारा था, घायल हूं इसलिए घातक हूं। भाई बंदा सही में बहुत घातक निकला। केजरीवाल ने इनको रिप्लेस करके जिन अशोक मित्तल जी को राज्यसभा में बोलने के लिए डेजिग्नेट किया था कि अब से राघव चड्ढा के बदले ये बोला करेंगे,
ये बंदा उनके साथ 5 और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्यों को लेकर भाजपा ज्वाइन कर ली। जी बिल्कुल, अवामी मसाइल की अगर बात की जाए तो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी कोटशुटा के अफसरान की नाअहली के बायस पूरा कोटशुटा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि 10 में से 7 राज्यसभा एमपीज के भाजपा ज्वाइन करने के बाद अब आम आदमी पार्टी का नाम बदल के गुठली बची पार्टी रख देना चाहिए, है ना। वैसे राघव चड्ढा ने जो अपनी आंखों का इलाज लंदन में कराया था, लगता है वो इलाज काफी सही से कराया था, तभी तो केजरीवाल का असली चेहरा पहचान गया और भाजपा ज्वाइन कर ली। कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि राघव चड्ढा के इस मूव ने केजरीवाल जी के लंदन से मिलता जुलता कुछ लगा और दिया है। खैर, जैसा कि होता है, भगवंत मान ने चड्ढा समेत बाकी सबको, जो कल तक इनकी पार्टी के वो सांसद थे जिन्हें कोई खरीद नहीं सकता था, उन सबको एक ही लाइन में गद्दार घोषित कर दिया। ਇਹ 6-7 जने ਜਿਹੜੇ गए ने, ये पंजाब नहीं हैगे, ये गद्दार ने। अबे भाई, ये इतने सारे गद्दार तुमने रख क्यों रखे थे? मतलब तुमको दिखे नहीं? भाई आंख तो चड्ढा की खराब थी, मतलब खैर, इस घटना से सबसे ज्यादा दुख और डर में केजरीवाल जी हैं। एक तो वो सांसद गया जिसके घर में ये रह रहे थे, अब इन्होंने खैर किसी नए उसमें शिफ्ट हुए। दूसरा डर इस बात का है कि राघव चड्ढा सीए है, शराब वराब वाली एक्सेल सीट ना खोल के दे दे कहीं ईडी वीडी को, नहीं तो पिछली बार की तरह फिर से आम आदमी पार्टी, सॉरी गुठली आदमी पार्टी जो बची हुई है, जो भी बचे खुचे लोग हैं, उनका जेल में दोबारा रियूनियन हो जाएगा। जब से ये खबर आई है तब से केजरीवाल और संजय सिंह अपने बचे खुचे नेताओं पे जीपीएस लगवाने के लिए जीपीएस खोजते पाए गए हैं, बार बार काउंटिंग कर रहे हैं। ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। दुख की बात यह है कि फिंगर्स पे ही सारे नेताओं की काउंटिंग भी हो जा रही है। कोई नेता सामने से जा रहा है तो कोई सा मेल भेज दे रहा है, मतलब ये चल क्या रहा है केजरीवाल जी के साथ यार। वैसे इन लोगों का ये हाल देख के सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो कौन खुश होगा, अन्ना हजारे या कुमार विश्वास? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। अन्ना हजारे मुझे लगता है क्योंकि उनका सही काटा था इसने। खैर, काटने से ही याद आया, हमारी अगली खबर लेंस कार्ट से जुड़ी है। लेंस कार्ट वाले टॉपिक पे मैंने काफी खोजा, आंख में दर्द हो गया पढ़ते पढ़ते, तो मैंने इनका ये वाला चश्मा भी लगाया। ये वाला मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को लगा के, है ना। मैंने ये वाला चश्मा लगाया, फिर मुझे समझ में आया कि लेंस कार्ट वाले और इनके जैसे और कंपनी वाले जितने भी हैं, सब एंटी हिंदू चीजें क्यों करते हैं। तो उसके मुझे 2 कारण समझ में आए। पहला तो इनको पता है कि ऐसा करने के कारण इनको इसका कोई प्राइस नहीं पे करना पड़ेगा, और दूसरा इनकी फंडिंग। मुझे पहले लगता था कि ये इंडियन कंपनी है, मतलब भाई ये लेंस कार्ट वाला तो जो पीयूष बंसल है तो शार्क टैंक पे बैठ के कंपनियों के जो फाउंडर्स आते थे उन्हें ग्रिल करता था, यार कितना टर्नओवर है तुम्हारा, वो स्वाद नहीं है, वो ये नहीं, मतलब तो मुझे लगता भाई जब ये इंडियन कंपनी इसको ऐसा कर रहा है तो ये खुद भी इंडियन इसकी कंपनी होगी। फिर मैंने इनके शेयर होल्डर्स के स्टेक्स देखे, पीयूष बंसल 10.28%, नेहा बंसल 7.74%, अमित चौधरी 0.98%, सुमित कपाही 0.96%। इन सब के अगर जोड़ दें तो ये सब मिला के 20% के करीब होते हैं। कंपनी में बाकी 80% स्टेक किसका है? तो जी बाकी के बचे हुए 80% के मालिक हैं सॉफ्ट बैंक जापान का, टेमासेक सिंगापुर, अदिया अबू धाबी, केकेआर न्यूयॉर्क, फिडेलिटी बॉस्टन। अब इससे क्या है, तो जी एक शब्द है ESG, ये शॉर्ट फॉर्म है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस की। इसके अंदर आता है DEI, कायदे से तो इसका नाम होना चाहिए था DIE, क्योंकि इस DIE की फुल फॉर्म है डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन। इसमें वो सारी गंदगी शामिल है जो एक नॉर्मल इंसान को बीमार, बहुत ज्यादा बीमार करने को काफी है। ये मतलब अमेरिकन चरस है जो अब ये पूरी दुनिया में फैल रही है। इसमें ब्लैक माइनॉरिटीज, जेंडर डिबेट्स, क्लाइमेट चेंज, लगबट क्यू राइट्स के फेवर में रूल्स बनाए जाते हैं ताकि ये सब जो पूरे समाज को अनकंफर्ट में डाल रहे हैं ये खुद कंफर्टेबल फील करें। वरना आप खुद बता दो, आप कहीं हो और वहां 5-7 लगबट क्यू वाले आ गए, LGTB वाले आ गए, तो भैया आप असहज होगे कि सहज होगे? अब समस्या क्या है कि ये डाई, ESG, ये सब चूतियापा अगर अमेरिका तक ही रहे तो ठीक है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट जब VPN लगा के ये सब भारत में ले आते हैं तो ये और घातक हो जाता है। भाई DEI, डाई का इंडिया में आके मतलब हो जाता है हिजाब अलाउड, पर तिलक बिंदी नॉट अलाउड, क्योंकि तिलक बिंदी मेजोरिटी लोग लगाते हैं और मेजोरिटी तो ऑप्रेसर मानी जाती है इनके हिसाब से। इसीलिए जब पीयूष बंसल ने ट्वीट किया, हम प्राउडली भारत में बने हैं इंडियंस के लिए, है ना। पहले तो यार पीयूष बंसल को शार्क टैंक में बुलाओ और मुझे बनाओ जज, और फिर मैं इससे सवाल पूछूंगा इसकी कंपनी के बारे में, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। क्योंकि जब ये कहता है कि हम प्राउडली भारत में बने हैं इंडियंस के लिए, तो इसमें ब्रांडिंग ही इंडियन है, बस पैसा इंडियन से कमा रहे हैं, है ना। और अब जब मैंने लेंस कार्ट का चश्मा लगाया ही हुआ है तो थोड़ी सी बात लेंस कार्ट की मालकिन की भी कर लेते हैं। इन मैडम माया का नाम है निधि मित्तल।
जब सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी हुई थी, खैर शोएब मलिक की एक शादी नहीं हुई, उसके बाद उसने 3 और शादियां कर ली, मतलब सॉरी यार, शादी तो इनमें होती नहीं, निकाह हुआ था, है ना। तब सानिया मिर्जा वाले निकाह के टाइम इन मैडम जी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इन्होंने एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया था कि 60% इंडियन वुमेन वांट पाकिस्तानी हस्बैंड। अब पता नहीं है सर्वे किसने किया था, कहीं निधि मित्तल जी ने खुद ही तो नहीं कर लिया था। और उसके बाद जब पीयूष बंसल जी ने देखा होगा कि यार मेरी वाइफ का इतना हैवी मन कर रहा है पाकिस्तानी हस्बैंड का, तो मैं पाकिस्तान में तो पैदा हुआ नहीं, क्या करूं, तो जी दिल से ही पाकिस्तानी हो जाता हूं। और फिर ये लेंस कार्ड की पॉलिसी वगैरह सब उसी के बाद बना दी हो, मतलब हो सकता है भाई बीवी को खुश रखने के लिए भी किया गया हो। वैसे भाई साहब गजब माहौल था उस टाइम जब ये सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का निकाह हुआ था। अमन की आशा वाले, जिन्हें आप वो वाले भी मान सकते हैं, उन्होंने इस निकाह को भारत पाकिस्तान के रिश्तों के नॉर्मल होने में एक ब्रिज की तरह प्रेजेंट किया था। खैर बाद में शोएब भाईजान ने उस ब्रिज को RTX लगा के उड़ा दिया, हलाल RTX। खैर फिलहाल निधि मित्तल अपना ट्विटर डिलीट करके हमास वालों की तरह कहीं अंडरग्राउंड हो गई है। क्यों? क्योंकि इनके ट्वीट को जैसे वो कब्रों से खोद के उठाए जाते हैं, ऐसे इनके पुराने ट्वीट खोज खोज के लोग निकालने लगे थे, है ना। खैर हम अपनी अगली खबर पे चलते हैं। पंजाब सरकार जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल 2026 लाई है। केजरीवाल की ना यही USP है, आप उसे राजधानी दे दो या उसे कोई अन्य राज दे दो, वो सपना दिखाएगा लंदन बनाने का, पर बनाएगा सोमालिया। भाई साहब 10 सिंगापुर बना दूंगा मैं दिल्ली को। जी, पंजाब सरकार ने 13 अप्रैल को एक बिल पास किया है जिसे ब्लेस्फेमी लॉज भी कहा जा रहा है, जिसके अनुसार अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब की शान में गुस्ताखी करेगा तो उसे 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, साथ ही 2 से 10 लाख तक का फाइन भी है। और इसी के साथ शायद पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जहां ऑफिशियली ब्लेस्फेमी लॉज लागू हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे ऑफिशियली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अनऑफिशियली तो भाईजान ने पूरे भारत में कर ही रखे हैं ना। भैया आप सरतन सचुदा जी के बारे में कभी बोल के देख सकते हो क्या? और मेरा तो यार बहुत शुरू से मानना है कि ये जो हमें पागल बनाया जाता है ना, ये 15 अगस्त को और 26 जनवरी को 2 लड्डू 1 समोसा दे के कि ये देश है आज़ाद हो गया और जी एक संविधान है, रूल ऑफ लॉ है, उससे चलता है, इतना महान है कि उसमें हमें फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है, ये सब हवाबाजी है। मैं कुछ और मेरे मुंह से निकल जाता, पर मैं हवाबाजी पे ही रुक गया, है ना, ठीक है। और जिसका रियलिटी से कोई लेना देना है नहीं। और मुझे पता था कि भारत में जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं ब्लास्फेमी लॉज बनेंगे, पर इतनी जल्दी बन जाएंगे ये नहीं सोचा था। और वो बंदा जिसने अपना पूरा जो कैरियर है वो RTI एक्टिविज्म और मतलब जन लोकपाल और क्या क्या बनाने के नाम पे बनाया, पब्लिक मतलब जो है उसके पास अकाउंटेबिलिटी का अधिकार हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ये हो, फलाना ढिंगाना, भाई उसके राज्य में बन रहा है यार ये ब्लास्फेमी लॉ। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ चली गई है। और अब आप लोग देख लेना, बहुत जल्दी ही रिलीजन के बुरके में घूम रहा है एक माफिया गैंग भी इन लॉज में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारेगा और कॉन्स्टिट्यूशनली आपके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का खतना करेगा। और आप UPSC की प्रिपरेशन के लिए मतलब वो जो पॉलिटी वाला होता है ना, सिविक्स का पेपर होता है, वो लक्ष्मीकांत की किताब आती है, उसको चाटते रहना और फिर वो जो टेस्ट पेपर सॉल्व करना तो उसमें लिखना कि भारत का संविधान इतना महान है कि ये कितना बड़ा है, तो ये कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो इसमें हमको फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। खैर हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन में जिसका नाम है उड़ता तीर। अब की बार उड़ता तीर लपका है द इकोनॉमिस्ट वालों ने। जब पूरा देश भाईजानों के कारनामों की चर्चा कर रहा था तो इन्होंने स्टोरी करी। खैर मुझे लगता है स्टोरी करी नहीं, करवाई गई होगी कि थोड़ा भाई माहौल ज़्यादा खराब हो रहा है, थोड़ा इसको वो करो। स्टोरी क्या थी जी? द मुगल्स ब्रॉट लैंग्वेज, फूड, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, आर्ट एंड सिंक्रेटिज्म टू इंडिया एंड दे ब्रॉट नरेंद्र मोदीज पार्टी टू पावर। मतलब ऊपर वाला तो फिर भी एक बार को मान लें, दूसरे वाला मतलब थोड़ा सा मुझे ही क्या, मतलब मोदी जी को भी नहीं लगेगा यार, मतलब इस पर तो विश्वास। खैर मुझे क्या, इस पूरे आर्टिकल को अगर आप पढ़ें तो इसका पूरा लब्बो लुआब ये था कि भारत में जो भी कुछ ढंग का एग्जिस्ट करता है वो सब मुगलों की ही देन है। मतलब बस उसमें मैं ये देख रहा था कि ये कहाँ लिखा है कि जो द इकोनॉमिस्ट है उसे भी मुगल लाए थे, बस मुझे वो नहीं मिला, बाकी सब तो ये जो लिख सकते थे उन्होंने लिख मारा। मतलब यार भाई ये आर्टिकल पढ़ के मुझे लगा कि मुगल जो थे वो इन्वेडर्स नहीं थे, कोई कुरियर वाले थे, है ना, जो भारत में और बिना OTP के ही सामान डिलीवर किए जा रहे थे। खैर ये सब जो क्लेम कर रहे हैं कोई नया क्लेम नहीं है, हमने तो यहां तक पढ़ा यार कि भारत में रक्षाबंधन भी मुगल ही लाए थे। और काफी सारे लोग इस झूठ को सच भी मान लेते हैं। वो हुमायूं को लिखी कर्णावती ने राखी वाला आपने सुना होगा। मतलब यार एक बार को अगर कोई इन्होंने लिखा होता भाई दिवाली मुगल लाए थे बोला होता तो थोड़ा बहुत आर्गुमेंट भी कर सकते थे अपने क्लेम के फेवर में, क्योंकि दिवाली में बम पटाखे फूटते हैं एंड बम ब्लास्ट से तो यू नो गाइस फिर इस्लामोफोबिया हो जाएगा, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, है ना। पर नहीं, आप इनकी ऑडेसिटी देखो, भाईजान डायरेक्ट रक्षाबंधन जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा की जिम्मेदारी लेता है उसे मुगलों द्वारा लाया गया बता रहे हैं यार।
अबे भाई उनके में कजन मैरिज अलाउड है, मतलब वो नॉर्म है, उनमें एक्सेप्शन नहीं है। मतलब माँ को छोड़ के किसी से भी निकाह कर सकते हैं, और माँ को भी इन्होंने शायद इसलिए बख्शा है कि उसके बदले में पूरी दुनिया की तो डैश ही रखी है इन्होंने। अबे भाई रक्षाबंधन अगर मुगल लाए थे तो इसमें भाई बहन की रक्षा करेगा किससे? खुद से, या अपने अब्बा जान से, या अपने खालू से, या चचा जान से, या हलाला से, या मदरसे वाले मौलाना से, है? ऐसा ही एक और दावा किया जाता है कि मुगल्स भारत में म्यूजिक लाए थे, है? वो सूफी म्यूजिक जो चलता है। देखिए तब तक सूफी फूफी तो आया नहीं था कुछ भी। ये फूफी जो आया ना, फूफी आया है 2000 के बाद में फूफी, उसके पहले ये सूफी था ही नहीं। सूफी तो म्यूज़िक होता ही नहीं है, सूफी तो थॉट होता है। ये अभी एक वो चल गया है कि सूफी म्यूज़िक सिर्फ किसी गाने में अल्लाह मौला डाल के सूफी नहीं बनता वो। भाई म्यूजिक उनके मजहब में हराम है, तो जो चीज़ हराम है उसे ये कैसे ले आएंगे? मैंने सवाल किया है कि म्यूजिक हराम है, तो म्यूजिक क्यों इस्लाम में हराम है? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, सिर्फ टफ के अलावा सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है। अबे भाई ये वो कौम है जो अगर इनको कहीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिख जाए ना अकेले में तो ये उसे भी बकरी बना देते हैं। नहीं मान रहे, लो खुद देख लो। खैर दावा तो यह भी किया जाता है कि बिरयानी भी भारत में यही लाए थे, जबकि बिरयानी में मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो चावल होता है, और चावल उगाने को हम सब जानते हैं कि ढेर सारा पानी चाहिए होता है, और अरब देशों में पानी उतना ही था जितना आजकल पाकिस्तान की जीडीपी है। खैर कल को ये इकोनॉमिस्ट वाले अगर ये भी बोल दें कि भारत में अमन और शांति भी मुगल्स लाए थे, तो मतलब भाई कह सकते हैं यार। मतलब मैंने अपने जीवन में जितने कॉन्ट्राडिक्शंस देख लिए ना, या मतलब जितने चूतिया पे देख लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होऊंगा नहीं। खैर भाईजान लोग हैं, ज़कात का पैसा दे रहे हैं तो कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, कुछ भी लिखवा सकते हैं। और यार आए दिन पाकिस्तान में अननोन गनमैन किसी न किसी टेररिस्ट को पेल दे रहा है। भारत में भी 10-12 सालों से भैया एक काफिरी शासन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है उन सब के कारण भी इन सबों की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि वो होता है ना डिप्रेशन में लिखवा दिया होगा, वो चीता बैरागी वाला डिप्रेशन, उसमें लिखवा रहे हैं सब आर्टिकल। खैर अब हम आते हैं शो स्टॉपिंग सेगमेंट में, जो है मीम रिव्यू। इस वीक में सबसे बेस्ट जो मीम्स निकल के आए हैं वो देखते हैं। इस हफ्ते शार्क टैंक की असलियत जान के जैसे ही लोगों ने नमिता और पीयूष को पेलना शुरू किया, लोगों ने जैसे ही पीयूष और नमिता पे ट्वीट किया, लोगों ने अपने घरों में एक अजीब सी चीज महसूस की। उन लोगों का कहना था कि कहीं से तो 4 बैटमैन घर में आ गए और मातम मनाने लगे और धिक्कारने लगे कि तुमने उनके खिलाफ कैसे लिख दिया। जिसके बाद हमारी एक आदमी की रिसर्च टीम, यानी कि मैंने खुद ही बिकॉज अफोर्डिंग अ रिसर्च टीम रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज गाइस, है ना, मैंने रिसर्च करी तो सीसीटीवी से पता चला कि वो 4 बैटमैन नहीं थे, वो तो अरफा, साइमा, राणा और सबा थे, और छत पे रवीश कुमार रस्सी पकड़े खड़ा था। अगर आपको भी मेरी ही तरह समझ में नहीं आ रहा कौन से बैट सूट के अंदर कौन से वाला था, तो एक बंदे ने लेंस काट का चश्मा लगा के कमेंट्स में डिकोड कर रखा है, आप ये देख लो। तो अब डरने की कोई बात नहीं है, मैंने सभी को बता दिया है घर में योगी मोदी बुलडोजर की फोटो रखें, जिसके बाद ये प्रेत आत्माएं कभी नहीं गिरेंगी। अब हम देखते हैं दूसरा मीम। दिखा क्या? 2012 में आप बनने के बाद आप में बहुत सारे नेता थे, पर जैसे जैसे साल बीतते गए एक एक नेता पीछे से गायब होते चले गए, एंड में बचा कौन? केजरीवाल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी है ना, वो एचआर का काम कर रही है बीजेपी के लिए। इसको देखते हुए अब काफी सारे निर्दलीय नेता भी सोच रहे हैं यार कि बीजेपी में ज्वाइन होना है तो उससे पहले आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो थोड़ी वहां पूछ बढ़ जाएगी, तो वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको ज्वाइन करा लेंगे, है ना, मतलब हमको डायरेक्ट बीजेपी में एंट्री मिल नहीं रही। तो पर ये एक रास्ता है ना, जैसे वो डंकी वाला मार्क कहते हैं मेरे ख्याल से, जब इलीगल इमिग्रेशन वगैरह हो, तो कुछ उस टाइप का ये सोच रहे हैं कि आम आदमी हमारा वो डंकी वाला रूट बन जाए बीजेपी में ज्वाइन करने का। खैर कुछ भी हो सकता है भाई। तीसरा मीम, केजरीवाल और राघव चड्ढा के कुछ कन्वर्जेशन लीक हो गए हैं भाई, ऐसा बताया जा रहा है ना। केजरीवाल और राघव चड्ढा की फाइनल कन्वर्जेशन के कई न्यूज चैनल वाले दावा कर रहे हैं कि हमारे पास उनकी फाइनल कन्वर्जेशन है। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला, हमको माफ, हमको घर से मत निकालिए प्लीज, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ। यही सोच रहे हो ना? यही उम्मीद कर रहे थे कि हम तुमसे माफी मांगेंगे। जा रहे हैं दिल्ली। बिल्कुल सटीक सीन फिट होता है करंट सिचुएशन पे। केजरीवाल तो खुद लगता नहीं कभी दिल्ली जा पाएंगे, लेकिन राघव आप छोड़ के सत्ता में आ चुके हैं।
एक और न्यूज चैनल ने दावा किया है कि केजरीवाल और राघव की असली कन्वर्जेशन उनके पास है, वो भी देख लेते हैं। ये देखो जी। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो, प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जवाब नहीं आता। इस सीन में टोन तो दोनों की एकदम रियल है, पर कैरेक्टर फिट नहीं हो रहे। नाना पाटेकर एक देश प्रेमी आदमी है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ा दिखता है, जबकि केजरीवाल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग चुके हैं पास्ट में, है ना। अच्छा, ऐसा है तो फिर एक क्लिप तो नहीं यार, पर फोटो तो हमारे पास भी है दिखाने को, मतलब थोड़ी बहुत तो रिसर्च हमने भी करी है, जिसमें केजरीवाल अपने वफादार को रोटी का वास्ता देके उठा रहे हैं कि जागो और अपनी वफादारी दिखाओ। और आप वफादारी देखो, आप लोगों ने उस जर्मन शेफर्ड का वीडियो भी देखा होगा जो उसने राघव चड्ढा पे बनाया है भोंकते हुए। मतलब यार, उधर एक नोटिफिकेशन आया, राघव चड्ढा ज्वाइंस बीजेपी, और थोड़ी देर बाद ही उसमें आ रहा है भैया भौं भौं शुरू कर दिया इनने तो। मतलब यार, वो रह रहा है जर्मनी, ये है भारत, कुछ तो टाइम डिफरेंस भी होगा। राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन होने के 5 घंटे के अंदर बंदे ने वीडियो बना के डाल दी, जबकि टीसीएस जिहाद कांड या लेंसकार्ट वाला बवाल 2 हफ्ते पुराने हो गए, पर इस पे उसका एक वीडियो नहीं आया है। मतलब लॉयल्टी तो लॉयल्टी होती है ना। तो खैर दोस्तों, ये था हमारा वीकली शो, जिसका नाम अभी गुमनाम चल रहा है। कुछ नामों के सजेशन दीजिए, पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दबा के। और ये जो सबसे वीडियो के शुरू में भी आपने देखा था, और जो ये दोबारा देखिए, लोगों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक। जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसे फॉलो करें। जय महाकाल।